हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे, है ना। किसी के पास अगर नोट्स नहीं है तो यहां से ले सकता है। क्या क्या पढ़े थे अभी तक कलेक्शन ऑफ डेटा में? अब वो तो स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़े। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़े थे इस चैप्टर में, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। 6 मेथड्स था प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। क्या क्या था 6 मेथड? सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनियर मेथड और क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। ठीक है, तो ये 6 मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये मेथड क्या होता है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, हमें कब मेथड को यूज करना चाहिए। प्रिकॉशन हम लोग नहीं पढ़े थे, प्रिकॉशन तुम भी स्किप कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है, वो है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक और भी हैं जो सिलेबस में नहीं है। अगर काटना चाहते हो तो पहले आओ काट लेते हैं। नीचे आ जाओ डायरेक्टली। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बाद यहां पर आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग जो है, ये टॉपिक को कट कर दो। प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग से काटना शुरू करो। ये पेज पूरा, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 से कट करना शुरू करो। प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग पूरा, स्टैटिस्टिकल एरर पूरा, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर पूरा, बाइज्ड एंड अनबाइज्ड एरर, मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर तक बस। उसके बाद जो सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा है वहां से पूरा लास्ट तक सिलेबस में है। ठीक है, बीच में कुछ पार्ट और भी नहीं है सिलेबस में। अप टू पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 में देखो सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, उसके ऊपर तक सारा काट लो। ठीक है, पेज नंबर 19 में जो टॉपिक शुरू हुआ सैम्पलिंग का, प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग, वहां से लेकर पेज नंबर 21 का जो टॉपिक शुरू हुआ सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, वहां तक ये पार्ट सिलेबस में नहीं है। हाँ, सब 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 ये टॉपिक ही सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक ही पूरा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कट हो गया। ऊपर चलें, चलो बीच में कुछ छोटा छोटा पोर्शन और भी नहीं है, वो जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग मार्किंग करेंगे। ठीक है, आ जाओ अब आते हैं हम लोग सैम्पलिंग में। सैम्पलिंग एंड सेंसस। देखो डेटा कलेक्शन हम सीखे, हम 6 तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने का जो मेथड्स है वो 6 मेथड है जो हम लोग पढ़े पिछले क्लास में। अब डेटा तो कलेक्शन करेंगे हमें कोई भी एक मेथड लगाकर। अब डेटा को कलेक्शन करने का 2 तरीका है, जैसे कि एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, कंप्लीट सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं, और सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 अलग अलग वैरायटी होता है डेटा को कलेक्ट करने का। ठीक है, जैसे सेंसस का मतलब होता है कंप्लीट 100% चेकिंग, पूरा 100% डेटा कलेक्शन करेंगे और उसको चेक करेंगे। और सैम्पलिंग का मतलब होता है कुछ सैंपल्स निकालेंगे, आउट ऑफ टोटल हम कुछ सैंपल्स निकालेंगे, उन सैंपल्स को चेक करेंगे। अगर सैंपल ओके है इसका मतलब हम मान लेंगे कि पूरा का पूरा डेटा ओके है। ठीक है, तो ये 2 तरीका होता है, कब सैंपलिंग लगाना होता है, कब सेंसस लगाना होता है, सेंसस किस तरीके से किया जाता है, सैंपलिंग किस तरीके से किया जाता है, ये सब कुछ हमें अब पढ़ना है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करता है वो कौन सा मेथड लगाता है? ब्लड टेस्ट में सेंसस होता है या सैंपलिंग होता है? सैंपलिंग होता है। तुम्हारा बॉडी का सारा ब्लड तो मांगता नहीं है डॉक्टर, है ना, कि लाओ पूरा ब्लड सारा निकाल कर दो मैं पूरा टेस्ट करूंगा। वो क्या बोलता है, बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड दो, उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर वो ओके निकला इसका मतलब मान लेंगे कि तुम्हारे बॉडी में जितना ब्लड है पूरा ओके है। ठीक है, अगर उसमें कुछ बीमारी निकला मतलब मान लिया जाएगा कि तुम्हारे बॉडी में जितना भी ब्लड है वो सब उस बीमारी से, उसमें सारा ब्लड में वो बीमारी है। ठीक है, वो वहां पर हम लगाते हैं सैंपलिंग। क्यों सैंपलिंग लगाते हैं, सेंसस क्यों नहीं लगाते?
ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है सेंसस लगाना वहां पर, है ना। अच्छा, सैंपलिंग लगाने का क्यों वहां पर सैंपलिंग लगाते हैं? बिकॉज बॉडी में जो ब्लड होता है वो सारा ब्लड एक जैसा होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझते हो? होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग। अगर बॉडी में अलग अलग टाइप का ब्लड होता, हाथ में अलग टाइप का, पैर में अलग टाइप का, सिर में अलग टाइप का, तो उस केस में डॉक्टर क्या बोलता कि हाथ का ब्लड अलग से लाना, पैर का अलग से लाना, सर का अलग से लाना, है ना। लेकिन बॉडी में जो ब्लड होता है वो पूरा एक जैसा होता है, इसीलिए वो क्या बोलता है डॉक्टर कि थोड़ा सा ब्लड ले आओ बस। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा होता है, वहां पर हम क्या लगाते हैं? सैंपलिंग लगाते हैं। और जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग टाइप का होता है, तब वहां पर हम क्या लगाते हैं? सेंसस मेथड लगाते हैं। क्लियर है बात? सेंसस कब लगता है, सैंपलिंग कब लगता है? पहला रीजन सैंपलिंग को लगाने का, जब पॉपुलेशन क्या होगा? होमोजीनियस होगा। एक जैसा अगर है तो फिर सारा को टेस्ट करने की क्या जरूरत है? कुछ को टेस्ट कर लो, काम हो जाएगा। और हेट्रोजीनियस है मतलब अलग अलग है, इसका मतलब सबको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में सेंसस लगाना पड़ेगा। एक और जगह हम सैंपलिंग लगाते हैं, जब हम सैंपल को टेस्ट करने के बाद वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं? सैंपलिंग लगाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ठीक है, कांच का बल्ब आता है, देखो। अब मुझे टेस्ट करना है कि बल्ब को फेंकने से वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ठीक है, कितना जोर से फेंकने से टूटेगा, ठीक है। अब तुम बताओ, एक कंपनी है 1000 बल्ब मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या मैं 1000 को फेंक फेंक कर टेस्ट करूं? पॉसिबल है? करूंगा तो क्या होगा? सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर 1000 बनाएगा, फिर टेस्ट करूंगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? सैंपलिंग लगाना पड़ेगा। तो सैंपलिंग नॉर्मली दो जगह ही लगता है। एक, जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा होता है, जैसे ब्लड का हम एग्जांपल लिए, ठीक है, वहां पर हम सैंपलिंग लगाए। और दूसरा, जब टेस्टिंग के बाद सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस में हम क्या लगाते हैं? सैंपलिंग लगाते हैं। जब टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस में हम क्या लगाते हैं? सैंपलिंग। जैसे बल्ब का बात किए, बल्ब को टेस्ट करना था कितनी जोर से फेंकने से वो टूटेगा, टूट गया तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? सैंपलिंग लगाना पड़ेगा। हम यहाँ सेंसस नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ सेंसस लगाएंगे तो सारा बल्ब टूट जाएगा। फिर नेक्स्ट, जैसे मुझे टेस्ट करना है, मैं फायर क्रैकर्स बनाता हूँ, ठीक है, मैं मान लो जो दिवाली में फायर क्रैकर हम यूज करते हैं, वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, क्या मैं सारा फायर क्रैकर को जलाकर चेक करूं वो जल रहा है या नहीं जल रहा है ना? वो दिवाली वाले दिन करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो मैं यहां पर कौन सा मेथड लगाऊंगा? सैंपलिंग। अगर 100 पीस मैन्युफैक्चर किया हूं तो उसमें से एक पीस को निकालकर मैं टेस्ट कर सकता हूं कि वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, क्योंकि टेस्टिंग के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो और मैं बेच नहीं सकता मार्केट में। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? सैंपलिंग लगाएंगे, ठीक है। तो दो सिचुएशन में नॉर्मली सैंपलिंग लगाया जाता है। पहला तो हो गया जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा हो, एक जैसा है तो सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को टेस्ट कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, जब सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे फायर क्रैकर्स के एग्जांपल हम लोग लिए, फायर क्रैकर्स को अगर हम टेस्ट कर करके देखें, मैच बॉक्स, माचिस जल रहा है या नहीं जल रहा है, सारा माचिस जला जला कर देखोगे, पॉसिबल नहीं है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं। हम एक लॉट में से कुछ प्रोडक्ट्स को निकालते हैं और उसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? सेंसस में 100% चेकिंग होता है। सेंसस का मतलब 100% चेकिंग, जितना मैन्युफैक्चर किए हो सारा टेस्ट करोगे, ठीक है। और सैंपलिंग में कुछ चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो सेंसस और सैंपलिंग दो मेथड्स होता है हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। चलो, सेंसस एंड सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहला सेंसस को पढ़ते हैं। सेंसस मेथड का मतलब होता है 100%। मोबाइल फोन बनाता हूं मैं, ठीक है, आईफोन क्या करता है? आईफोन कंपनी जो है वो अपने सारे मोबाइल फोन को पूरा कंप्लीट चेकिंग करता है, ठीक है, ताकि कोई भी एक पीस भी खराब ना निकल जाए, ठीक है। पॉपुलेशन होमोजीनियस है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये है कि चेक करने के बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, चला कर देखता है सब चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको बोलते हैं 100% चेकिंग, ठीक है। 100% चेकिंग
को हम सेंसस मेथड बोलते हैं। ऑब्वियस सा बात है, 100% चेकिंग करेंगे तो कुछ मेरिट्स होगा, कुछ डिमेरिट्स होगा। क्या क्या डिमेरिट आएगा? एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा, ठीक है। मेरिट क्या होगा? रिलायबिलिटी, 100% पूरा एक्यूरेट डेटा मिलेगा हमें, है ना। हाँ, गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा अगर हम 100% चेकिंग करेंगे तो वही हम लोग सेंसस मेथड के अंदर में पढ़ेंगे। देखो, when the statistical investigation is conducted wherein data is collected from each and every element of the population, 100% चेकिंग जब तुम करोगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट को तुम कवर करोगे। अगर मुझे तुम्हारे स्कूल का डेटा चाहिए तो मैं सभी बच्चों का डेटा उनसे मिलकर कलेक्ट कर रहा हूं, हर एक स्टूडेंट का। इसको बोलेंगे हम लोग सेंसस मेथड, ठीक है। इट इज नोन एज सेंसस मेथड। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड इज सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। गवर्नमेंट जो सेंसस ऑफ इंडिया करवाता है हर 10 साल में, हर 10 साल में गवर्नमेंट क्या करता है? ईच एंड एवरी पर्सन का डेटा कलेक्ट करता है। इंडिया में जितने लोग हैं सभी का डेटा वो जाकर कलेक्ट करता है, उसको वो 100% कलेक्शन करता है, इसीलिए उसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नाम, इस मेथड का और भी बहुत सारा नाम है। पहला नाम कंप्लीट एनुमरेशन। कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब पूरा 100% चेकिंग, 100% एनुमरेशन या फिर कंप्लीट सर्वे। या तो सेंसस बोल लो, या तो कंप्लीट एनुमरेशन बोल लो, या तो 100% एनुमरेशन बोल लो, या तो कंप्लीट सर्वे बोल लो, सब एक ही चीज है, ठीक है। अब इसका कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। पहला मेरिट्स में आते हैं, फटाफट से देखेंगे। इतना सारा मेरिट्स डिमेरिट्स ऑलरेडी पहले हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। मेरिट्स में क्या क्या आएगा? पहला, इंटेंसिव स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तुम डिटेल में इंटेंसिव स्टडी कर सकते हो पॉपुलेशन का, क्योंकि 100% चेकिंग कर रहे हो, हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इंटेंसिव स्टडी होगा पूरा प्रॉपर तरीके से। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। सैम्पलिंग में तो चांसेस है कि गलती हो जाए, जो सैंपल तुम कलेक्ट किए हो वो सही निकले और बाकी दूसरा खराब निकले, है ना। फटाका बनाए, फायर क्रैकर 100 पीस बनाए, 2 पीस निकाल कर चेक किए, वो दोनों सही निकला, तो तुम्हें क्या लगा? 100 का 100 सही है। लेकिन क्या ये गारंटी है 100 का 100 सही है? हो सकता है उसमें से बाकी 98 पूरा खराब हो, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारे किस्मत में ही 2 आया था जो दोनों सही था, बाकी 98 पूरा का पूरा खराब, ऐसा हो सकता है ना। या उसमें से आधा खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर 100% रिलायबिलिटी नहीं होता। लेकिन इस मेथड में हम क्या किए हैं? पूरा कंप्लीट चेकिंग किए, कंप्लीट चेकिंग किए हैं, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। कब हम लोग इस मेथड को लगा सकते हैं? जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप का पॉपुलेशन होता है, तब हम सैंपलिंग चाहकर भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? कंप्लीट एनुमरेशन, 100% चेकिंग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है, से एक जैसा पॉपुलेशन है, तो वहां पर तो हम सैंपलिंग लगा देंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के केस में हम सैंपलिंग नहीं लगा सकते, ठीक है। हमें कंप्लीट एनुमरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन डिफरेंट आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस। जब होमोजीनियस नहीं है तब हम लोग क्या लगाते हैं? कंप्लीट एनुमरेशन या 100% एनुमरेशन लगाते हैं। डीमेरिट में आ जाते हैं, सारा चेक करोगे तो एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियसली। 100 आइटम बनाए हो, 100 का 100 चेकिंग करोगे, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और एक्सपेंसिव भी होगा। नीड्स मोर टाइम एंड मैन पावर। ज्यादा लोग लगेंगे चेक करने के लिए और टाइम भी ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सा रीजन है। 100% चेकिंग कर रहे हो, 100% चेकिंग करोगे, सारा आइटम को चेक करना है। जब सभी को चेक करना है तो एक्सपेंसिव भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और बहुत ज्यादा लोग भी लगेंगे उसको चेक करने के लिए, ठीक है। आखिरी, कभी कभार सैंपलिंग इनएप्लीकेबल होता है, सेंसस इनएप्लीकेबल होता है। हम चाह कर भी सेंसस नहीं लगा सकते। हमारे पास टाइम है, मैन पावर है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें एक्सपेंसिव मेथड ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम सेंसस नहीं लगा सकते। कहां पर नहीं लगा सकते? कौन से केस में हम चाह कर भी सेंसस नहीं लगा सकते? हमें सैंपलिंग करना हमारा मजबूरी है, हमें सैंपलिंग करना ही पड़ेगा। जहां पर प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और दूसरा होमोजीनियस के केस में ना हमारे पास ऑप्शंस होता है, ठीक है, कि हम 100% चेकिंग भी कर सकते हैं और हम सैंपल चेकिंग भी कर सकते हैं। अगर होमोजीनियस है, मैं फटाका मतलब मान लो कोई आइटम बना रहा हूं जो पूरा सारा प्रोडक्ट सेम है, तो मैं चाहूं तो कुछ आइटम को भी चेक कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सारे आइटम को। लेकिन ब्लड टेस्ट में भी प्रॉब्लम क्या है? ब्लड टेस्ट में होमोजीनियस तो है ही ब्लड, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये कि सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है चेक करने के बाद, है ना। डॉक्टर वो ब्लड जो तुम्हारा लेता है
उसको चेक करने के बाद रिटर्न तुम्हारे बॉडी में थोड़ी डालता है उसको, उसको क्या करता है, फेंक देता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें केमिकल्स वगैरह मिला देते हैं, तभी तो पता चलता है, ब्लड टेस्ट आता है, तो वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नॉर्मली जब सैंपल डिस्ट्रॉय होता है उस केस में हम लोग सेंसस नहीं लगा सकते, उस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, मजबूरी में सैंपलिंग ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सेंसस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ, हाँ एक और जगह, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में, जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है, तुम्हें मॉस्क्यूटो का टेस्टिंग करना है, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो समझते हो, चापता है ना रात को, मॉस्क्यूटो का, मॉस्क्यूटो को पकड़ना है और टेस्ट करना है कि इसमें किसको क्या डिजीज है क्या नहीं है। क्या इस केस में सेंसस कर सकते हो, क्या दुनिया के सारे मॉस्क्यूटो को पकड़ सकते हो, ऑब्वियसली नॉट, देयर इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, इस केस में हम पकड़ ही नहीं सकते सारे मॉस्क्यूटो को, हम चाह कर भी सेंसस नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, सैंपलिंग ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो मेथड है उसका जो पॉपुलेशन का साइज है वो हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइट है, वो कितना है हमें खुद को नहीं पता, तो हम सभी को ऑब्वियसली कलेक्ट करके टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो उस केस में मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ेगा, सैंपलिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एक जगह सैंपलिंग कहाँ लगाते हैं, वेयर द स्टडी इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन एज इन द केस ऑफ टेस्टिंग और टायर्स ऑन रोड, सेंसस कैन नॉट बी कंडक्टेड। जब सैंपल तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर टेस्टिंग, उस केस में भी हम सैंपलिंग नहीं लगा सकते, उस केस में भी हम सेंसस नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, सैंपलिंग ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात। अभी तक क्या पढ़े हम लोग आज, सेंसस क्या होता है, सैंपलिंग क्या होता है। सेंसस क्या होता है, जब हम 100% चेकिंग करते हैं उसको हम सेंसस बोलते हैं। सेंसस का कुछ मेरिट्स पढ़े, कुछ डीमेरिट्स पढ़े। सैंपलिंग क्या होता है, जब हम टोटल को चेक नहीं करके टोटल में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करते हैं और उसको चेक करते हैं, उसको हम लोग सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, सैंपलिंग लगाना कभी कभार हमारा मजबूरी होता है। कब मजबूरी होता है, जब बहुत सारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो तब हमें सैंपलिंग ही लगाना पड़ेगा, और दूसरा जब डिस्ट्रॉय हो जाए तब हमें सैंपलिंग ही लगाना पड़ेगा। और नॉर्मली होमोजीनियस पॉपुलेशन के केस में हम क्या करते हैं, सैंपलिंग लगाते हैं, हेट्रोजीनियस के केस में हम लोग सेंसस लगाते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, आगे चलते हैं। सैंपल मेथड, सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग का मतलब होता है टोटल में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है और उनको अब टेस्ट करना है। सभी को टेस्ट नहीं करना है, 100 लोग हैं, 100 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे, उन 2 को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो 2 सही निकले इसका मतलब हम मान लेंगे कि पूरा का पूरा 100 सही है। अगर वो 2 गलत निकले या खराब निकला तो हम मान लेंगे कि वो पूरा का पूरा लॉट खराब है। नॉर्मली क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होता है, तुम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो पीछे देखना उसके पैकेट में लॉट नंबर लिखा होता है। ठीक है, कभी भी कोई चीज खाओगे, चिप्स खाओ या बिस्किट खाओ या कोई भी चीज कंज्यूम करो, तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय में लॉट नंबर लिखा होता है। लॉट नंबर मतलब एक साथ जितना बिस्किट मैन्युफैक्चर हुआ है वो पूरा एक लॉट होता है, वो लॉट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अब वो लॉट से वो लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, एक लॉट जब मैन्युफैक्चर हो जाता है उस लॉट में से कुछ सैंपल्स को लेकर वो लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट किए, अगर वो ओके निकला तो मान लिया जाएगा कि ये लॉट पूरा ओके है। अगर वो लॉट में से जो सैंपल्स है अगर वो खराब निकला, उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला, तो पूरा का पूरा लॉट को वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली काम होता है। हर एक बिस्किट को तो चेक नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, लॉट वाइज प्रोडक्शन करते हैं। आज मान लो दिन भर में 1 लाख पैकेट ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चर हुआ, ये लॉट एक ठो बन गया, 1 लाख पैकेट का एक लॉट बन गया। अब इसको क्या करेंगे वो लोग, इसमें से कुछ सैंपल्स निकालेंगे, उस सैंपल्स को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर उसका रिपोर्ट ओके आया तो मान लिया जाएगा कि आज दिन भर में जितना पैकेट बनाया वो सब ओके है। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकला तो मान लिया जाएगा कि आज जितना भी बना वो सब खराब है और वो पूरे लॉट को वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है बात। ठीक है, तो सैंपलिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सैंपल को सिलेक्ट करना। अब 1 लाख पैकेट बिस्किट बना था, इसमें से हमें 10 पैकेट सिलेक्ट करना था, किसको सिलेक्ट करें किसको ना करें, कैसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ वैरायटी का बिस्किट बना था, मान लो आज दिन भर में 4 वैरायटी का बिस्किट बना है, नमकीन बिस्किट, मीठा बिस्किट, क्रीम बिस्किट और जो भी बिस्किट एक ठो, 4 वैरायटी का बिस्किट बना है। अब क्या करें, 10 पैकेट सिलेक्ट करना है, कौन सा किसको सिलेक्ट करें किसको ना करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए मेथड्स ऑफ सैंपलिंग होता है।
ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो पहले हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मेरिट डिमेरिट ये सारा चीज पढ़ेंगे। तो नीचे आ जाओ, टॉपिक देखो, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। देखो इसमें क्या करना है, हमें टोटल में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। अब किसको सिलेक्ट करें किसको ना करें ये हमें डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, चलो पहले ये टेबल को देखो ध्यान से, कितना सारा मेथड्स है। सबसे पहला रैंडम सैंपल और नॉन रैंडम सैंपल। सैम्पलिंग दो प्रकार का होता है, एक रैंडम होता है, दूसरा नॉन रैंडम होता है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग जो होता है वो फर्दर दो वैरायटी का होता है, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होता है वो फर्दर चार कैटेगरी का होता है, एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, वैसे ही नॉन रैंडम सैम्पलिंग तीन वैरायटी का होता है, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, उम्मीद है ये तो कम से कम स्कूल में पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं, वेरी गुड। टाइप क्या क्या, क्यों भाई आधा क्यों पढ़ा है, कहाँ लिखा है सिलेबस में ऐसा आधा पढ़ाना है? ऐसा तो कहीं बुक में लिखा नहीं कि ये चार, चलो मेंशन होता सिलेबस में कि ये चार है तो पढ़ा दिया, अलग बात है, कहीं मेंशन नहीं है, वो तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग लिखा हुआ है टॉपिक, तो उसमें से अपने मर्जी से चार पढ़ाए चार नहीं पढ़ाए, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारे में पूरा पढ़ाए होंगे है ना? हाँ वेरी गुड। और बाकी संस्कार में अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है चलो। ठीक है, देखो हम पढ़ेंगे लेकिन सारा, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दो वैरायटी में डिवाइड की हम लोग, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन, अच्छा रैंडम पढ़ा है ना, बताओ क्या होता है, व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम नहीं निकालना, कैसे निकालते हैं? ठीक है चलो वेरी गुड। देखो देखो अब सुनो, ध्यान से सुनो, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है चैप्टर का, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। देखो हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स को निकालना है। ठीक है, हम इसको दो वैरायटी से डिवाइड किए, पहला तो रैंडम और दूसरा नॉन रैंडम। ठीक है, रैंडम दो वैरायटी का है, एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग दो वैरायटी का है, रैंडम सैम्पलिंग दो वैरायटी का है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब सुनो, सब पढ़ाए होंगे, तुम्हें नहीं पता है, देखो चलो ठीक है। देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? जब हम सैम्पलिंग करते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का मतलब, मान लो मुझे तो अभी क्लास में से दो लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरे क्लास में जितने लोग हैं उनमें से दो लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें तुम सभी का नाम एक एक छोटा छोटा चिट पेपर में लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, इस बॉक्स में से रैंडमली दो लोगों का नाम निकाला, जो दो आएंगे उन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। बात समझ में आया? अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है दोनों बॉय हो सकता है दोनों गर्ल हो, है ना? तो क्लास में बॉयज गर्ल्स दोनों थे, लेकिन सैंपल में से जब मैं ड्रॉ किया सैम्पलिंग, तो दोनों बॉय आ गए या दोनों गर्ल आ गए, एक बॉय आ सकता है एक गर्ल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो अगर बॉय आ गए और मैं किसी को दिखाऊं वो दो सैंपल, तो वो क्या बोलेगा, क्लास में सारे बॉयज हैं। दो गर्ल आ गए तो उसको अगर कोई सैंपल देखेगा तो वो क्या सोचेगा, क्लास में सारे गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग में, जब पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होता है, अभी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, आधे बॉयज हैं आधे गर्ल्स हैं, तो पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, तो अगर मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूं रैंडमली, तो कभी कभार मेरा सैंपल हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव ना हो। ठीक है, कभी कभार रिप्रेजेंटेटिव होता है, कभी कभार रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस होता, खाली बॉयज होते या खाली गर्ल्स होते, और इस केस में मैं अगर रैंडम सैम्पलिंग लगाता, तो मेरा आंसर हमेशा सही आता। ठीक है, तो नॉर्मली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम सभी का नाम लिखकर एक बॉक्स में डाल देते हैं, इस बॉक्स में से
जो भी लोगों का नाम बाहर आएगा उन लोगों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी लोगों को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, लॉटरी सिस्टम जैसे होता है नॉर्मली, कभी कहीं पर लॉटरी टिकट खरीदे हो तो लॉटरी टिकट का रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, बॉक्स में डाल देते हैं सबका नाम, जिसका नाम आता है उसका लॉटरी लग जाता है, बाकी लोगों का नहीं लगता। ठीक है, ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सबसे आसान तरीका। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। नाम में क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इतना सिंपल तरीके से जो हम कर रहे थे, अब इसमें क्या लगेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेगा। 4 प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस होता है। पहला है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक, तीसरा है क्लस्टर और चौथा है मल्टी स्टेज। तो 4 अलग अलग वैरायटी का रेस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चारों रेस्ट्रिक्शन के ऊपर एक एक मेथड बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। करेंगे रैंडम सैंपलिंग ही, लेकिन अब की बार विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। पहले वाले में मैं क्या किया, तुम सबका नाम लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया, इस बॉक्स में से जिनका नाम आया मैं उनको सिलेक्ट कर लिया, ना कोई रेस्ट्रिक्शन था ना कुछ था, पूरा सिंपल तरीका था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड में क्या करेंगे, प्रोसेस वही होगा लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। ठीक है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, सबसे पहला स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड में हम क्या करते हैं ना, पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटाज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटाज में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेटा में मतलब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, तुम में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं क्या किया, बॉयज का नाम लिखकर एक अलग बॉक्स में डाल दिया, गर्ल्स का नाम लिखकर मैं एक अलग बॉक्स में डाल दिया। बात समझ में आया। ठीक है, पहले क्या किया था, सिंपल रैंडम में सभी का नाम एक साथ डाला था, इसमें से जो सिलेक्ट हुए उनको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा तरीका वही है लेकिन इसमें माइनर चेंजेस है। क्या चेंज किया, बॉयज का अलग बॉक्स बनाया, गर्ल्स का अलग बॉक्स बनाया। ठीक है, इसको हम रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, अब बॉयज अलग है गर्ल्स अलग है। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन लग गया। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, आओ पढ़ते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को। मैरिड डिमेरिड बाद में आएगा, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम। In this method, the universe of entire population is divided into number of groups और stratas। हम अलग अलग ग्रुप्स में या स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। जैसे बॉयज का मैं एक अलग ग्रुप बना दिया, गर्ल्स का मैं एक अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, 2 अलग अलग बॉक्स बनाया, बॉयज का ग्रुप अलग, गर्ल्स का ग्रुप अलग। अब मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने थे, मैं कहां से सिलेक्ट करूं, दोनों से एक एक, बॉयज से एक, गर्ल्स से एक। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें एक लड़का रहेगा एक लड़की रहेगा, जो कि पूरे क्लास को वो लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बात समझ में आया। तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होता है, मतलब अलग अलग टाइप का पॉपुलेशन होता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग लगाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड में सबसे पहला तरीका क्या है, हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड में क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ग्रुप 1 बॉयज, ग्रुप 2 गर्ल्स। ग्रुप 1 में से एक को सिलेक्ट किए, ग्रुप 2 में से एक को सिलेक्ट किए, टोटल 2 लोग सिलेक्ट करना था। अगर टोटल 4 सिलेक्ट करना होता तो ग्रुप 1 से 2 कर लेते, ग्रुप 2 से 2 कर लेते। ठीक है, अच्छा और वैरायटी के लोग होते तो जितने अलग अलग वैरायटी के लोग हैं सभी का अलग अलग ग्रुप बना देते। मान लो मैं तुम्हारे स्कूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे स्कूल से मुझे 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या किया, क्लास 1 का अलग ग्रुप बना दिया, क्लास 2 का अलग बना दिया, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8 अलग अलग बना दिया, सबका 1 से 10 तक सबका अलग अलग ग्रुप बना दिया। सभी ग्रुप में से क्या करूंगा, एक एक लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करना है, मैं चाहूं तो और ज्यादा ग्रुप्स बना सकता हूं, या हर ग्रुप में से ज्यादा ज्यादा लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो तुम्हारा सैंपल आएगा उसमें हर वैरायटी के लोग रहेंगे। मैं अगर तुम्हारे स्कूल में से 10 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो इसमें फायदा ये हुआ कि ये 10 में से एक क्लास 1 का बच्चा है, एक क्लास 2 का बच्चा है, एक क्लास 3 का है, एक 4 का है, हर कैटेगरी के बच्चे हैं उसमें। ठीक है, जो कि वो पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल रैंडम लगा देता, पूरे स्कूल के 1000 बच्चों का नाम पेपर में लिखकर बॉक्स में डाल देता और उसमें से 10 सिलेक्ट करता, हो सकता है 10 के 10 बच्चे क्लास 10 के निकल जाए, हो सकता है 10 के 10 बच्चे क्लास 1 के निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता था, ये लोग पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो मुझे अगर रिप्रेजेंटेटिव करना है पॉपुलेशन को ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग लगा सकता हूं। ठीक है,
ये एक तरीका है स्ट्रैटिफाइड, और भी तरीका है। सेकंड तरीका जो है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक, नाम में क्या लिखा है, सिस्टमैटिक, मतलब एक सिस्टम के अनुसार हम सिलेक्शन करेंगे। पहले एक सिस्टम डिसाइड कर लेंगे, उस सिस्टम के अनुसार हम लोग करेंगे। जैसे मैं एक सिस्टम बनाया, मुझे मान लो इस क्लास में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना था, 25 लोग बैठे हैं, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या किया, सबको सीरियली नंबर एलोकेट कर दिया, किसी को 1, किसी को 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 25 नंबर एलोकेट कर दिया, ठीक है। एवरी 5th नंबर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जिसका नंबर 5 है उसको सिलेक्ट करूंगा, जिसका 10 है, जिसका 15 है, 20 है और 25 है। हो गए 5 लोग सिलेक्ट। या मैं ऐसा सिलेक्शन कर सकता हूं, अगर मुझे 6 लोग सिलेक्ट करना है तो नंबर डिविजिबल बाय 4, जो जो डिविजिबल बाय 4 है उन सबको सिलेक्ट कर लिया। 4 4 को, 8 नंबर वाले को, 12 वाले को, 16 वाले को, 20 वाले को और 24 वाले को, ठीक है। तो एक सिस्टम डिसाइड किया मैं पहले, वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑड नंबर वाले, ऑल इवन नंबर वाले, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं किसी भी तरीके से एक सिस्टम डिसाइड कर लूंगा, उस सिस्टम के अनुसार जो जो जिसका वो नंबर आएगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है बात। तो मैं तुम को क्या किया, इस मेथड में सबको एक एक नंबर एलोकेट कर दिया, ठीक है, सीरियली एक एक नंबर एलोकेट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग मैं अब डिसाइड किया, मान लो 25 लोग हैं तो मैं सीरियली 1 से 25 नंबर एलोकेट कर दिया। अब एक सिस्टम डिसाइड कर लिया कि एवरी 5th स्टूडेंट को मुझे सिलेक्ट करना है, तो जिसका नंबर 5 है उसको, जिसका नंबर 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, उन सभी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है बात, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैटेगरी जो होता है हमारा, वो होता है क्लस्टर सैंपलिंग। सारा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ओवरऑल तुम्हें टेबल समझा रहा हूं, ठीक है। तीसरा मेथड क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर में हम क्या करते हैं, अगेन पॉपुलेशन को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। मान लो मुझे तुम में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 25 लोगों, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 5-5 का ग्रुप बना दिया। कितना ठो ग्रुप बना दिया, 5 ठो। 5 ठो ग्रुप बन गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, हर में 5-5 लोग हैं। अब इन 5 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा। बात समझ में आया, इन 5 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो 5 लोग हो गए मेरे सिलेक्शन। तो मेथड 1 और इसमें क्या फर्क है, मेथड 1 स्ट्रैटिफाइड में भी तो यही किए थे, ग्रुप में डिवाइड किए थे और सिलेक्शन किए थे, यहां पर भी ग्रुप में डिवाइड किए और सिलेक्शन किए। फर्क क्या, वेरी गुड। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में ये सॉरी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में और क्लस्टर सैम्पलिंग में एक फर्क है। स्ट्रैटिफाइड में हम क्या किए, सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हर ग्रुप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किए और बाकी लोगों को रिजेक्ट किए। ग्रुप 1 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, बाकी को रिजेक्ट किया। ग्रुप 2 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, बाकी को रिजेक्ट किया। ग्रुप 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, बाकी को रिजेक्ट किया। क्लियर है बात। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, क्लस्टर सैम्पलिंग में मैं या तो पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूं या तो पूरे ग्रुप को रिजेक्ट कर रहा हूं। जैसे तुमको 5 ग्रुप्स में मैं डिवाइड किया, अब 5 या तो ग्रुप को पूरा सिलेक्ट करूंगा या तो पूरा रिजेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, चलो 5 तो ग्रुप है, ए बी सी डी ए, हर में 5-5 लोग हैं। कितने लोग हो गए टोटल, मुझे सिलेक्ट करना है 5 लोगों को, टोटल 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं क्या किया, सबसे पहला मेथड लगाया, मेथड नंबर 1, इसमें से 5 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, इन 5 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, इन 5 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, इन 5 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, इन 5 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। हो गए 5, 1 2 3 4 5। इसको कौन सा मेथड बोलेंगे, सबसे पहला मेथड हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है बात। दूसरा मेथड, सबको नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नंबरिंग कर दिया 1 से 25 तक। 5 लोगों को सिलेक्ट करना था, एवरी 5th नंबर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब 5वां नंबर,
10वां नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर। सेकेंड मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में ना हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड ही नहीं करते हैं, डायरेक्टली सीरियली नंबरिंग करते हैं, 1 से 25 कर दिए। अब हर 5वां नंबर को सिलेक्ट कर लिए। 6 लोगों को सिलेक्ट करना है तो नंबर डिविजिबल बाय 4 को सिलेक्ट कर लिए, और ज्यादा को करना है तो उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम डिसाइड कर लिए और सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। तीसरा मेथड, क्लस्टर सैम्पलिंग। 25 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना था, मैं क्या किया, 5 ग्रुप बना दिया। ठीक है, ग्रुप ए बी सी डी ई। ठीक है, 5-5 का ग्रुप बना दिया। अब मैं इन पांचों में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मान लो ग्रुप सी को सिलेक्ट कर लिया, तो कितने लोग हो गए? हो गए 5 लोग। मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी और ग्रुप ई पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट हो गए। खाली सिलेक्ट हुआ तो कौन? ग्रुप सी। ग्रुप सी के ऑल मेंबर सिलेक्ट हो गए, उसमें कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, बाकी सब ग्रुप्स के सारे मेंबर रिजेक्ट हो गए। क्लियर है बात? तो ये फर्क है। पहला वाला में क्या होता है, हर ग्रुप में से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट होते हैं। स्ट्रैटिफाइड में, क्लस्टर में क्या होता है, या तो पूरा ग्रुप सिलेक्ट होता है या तो पूरा ग्रुप रिजेक्ट होता है। क्लियर है बात? ठीक है। आखिरी मेथड, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज ना कोई नया मेथड नहीं है। मल्टी स्टेज में क्या होता है, हम एक ही मेथड को या तो बार बार लगाते हैं, एक ही मेथड को बार बार इंप्लीमेंट करते हैं, या मल्टीपल मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं। मान लो 100 लोग थे और मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो मैं क्या किया, सबसे पहले 100 लोगों का 2 ग्रुप बना दिया, 50-50 का। 50-50 का 2 ग्रुप बना दिया। इसमें मैं क्या लगा दिया, क्लस्टर सैम्पलिंग लगा दिया। ग्रुप ए और बी, एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। किसको? कितने लोग हो गए? 50। अब 50 लोगों को मैं क्या किया, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी ई, 10-10 का। या तो अगेन क्लस्टर सैम्पलिंग लगा दिया, कोई एक ग्रुप सिलेक्ट हो गया, या तो मैं इसमें क्या लगा दिया, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगा दिया, हर ग्रुप में से 2-2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मान लो हर में से 2-2 को सिलेक्ट कर लिया, कितने हो गए? मुझे चाहिए कितने? 5। अब ये 10 को क्या किया, नंबरिंग कर दिया। अब हर इवन नंबर को सिलेक्ट कर लिया, 5 हो गए। मतलब कोई नया मेथड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, एक ही मेथड को या तो बार बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं या बहुत वैरायटी ऑफ मेथड को एक एक बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर है बात? उससे हम लोग धीरे धीरे बड़ा साइज को छोटा करते हुए आ रहे हैं और लास्ट में हमें हमारा जितना चाहिए वो मिल जाएगा। 100 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, पहले क्लस्टर लगा दो, 50-50 का 2 ग्रुप बना लो, एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, 50 हो गए। अब 50 में क्या करो, स्ट्रैटिफाइड लगा दो, हर ग्रुप 5 ग्रुप में डिवाइड कर दो, हर ग्रुप में से 2-2 सिलेक्ट कर लो, कितने बचे? 10 बचे। अब 10 में फिर क्या करो, सिस्टमैटिक लगा दो। कोई भी काम कर सकते हो तुम। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है जब हम एक ही मेथड को या तो बार बार, मान लो क्लस्टर सैम्पलिंग में 3 बार लगा रहा हूं, पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया 50-50 का, एक ग्रुप सिलेक्ट किया, फिर 5 ग्रुप में डिवाइड किया 10-10 का, एक ग्रुप सिलेक्ट किया, फिर 10 को 2 ग्रुप में डिवाइड किया 5-5 का, फिर एक को सिलेक्ट किया। तो क्लस्टर को ही 3 बार इंप्लीमेंट किया तब भी चलेगा, अलग अलग मेथड्स को बार बार इंप्लीमेंट किया तब भी चलेगा। इसीलिए नाम क्या है इसका, मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब बार बार सैम्पलिंग करना है, पहले एक बार करोगे कोई मेथड लगाकर, फिर एक बार करोगे, फिर एक बार करोगे, जब बार बार सैम्पलिंग करते हो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रैंडम सैम्पलिंग का बात। रैंडम का 2 वैरायटी था, क्या क्या? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रेस्ट्रिक्ट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता था? व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? नॉर्मली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, जब हम सिलेक्शन करते हैं तब हम उसको सिंपल रैंडम बोलते हैं। इसका बेस्ट मेथड क्या है, सभी का नाम लिखकर डाल दो, लॉटरी सिस्टम। बेसिकली लॉटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, वही सैम्पलिंग है लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा है। बेसिकली 4 प्रकार से हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पहला तो स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे, हर ग्रुप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या करेंगे, एक सिस्टम डिसाइड कर लेंगे, या तो एवरी ऑड नंबर, एवरी इवन नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 5,
नंबर डिविजिबल बाय 4, कोई भी एक सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। तीसरा, क्लस्टर में क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, या तो ग्रुप को पूरा सिलेक्ट करेंगे या तो ग्रुप को पूरा रिजेक्ट करेंगे। और आखिरी था हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होगा, कोई भी मेथड को बार बार इंप्लीमेंट करेंगे या अलग अलग टाइप के मेथड्स को हम लोग इंप्लीमेंट, मतलब मल्टीपल टाइम्स जब हम सैम्पलिंग करते हैं उसको हम लोग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग का। बोलो। बट अगर मतलब बहुत सारे चीजें तो अगर हम सैंपल्स में डिवाइड करें तो 3 बार के, तो वो मल्टी स्टेज में जाएगा। मल्टी स्टेज, और अगर एक ही स्टेज में खत्म हो, एक ही स्टेज में खत्म हुआ तो कौन सा मेथड लगाए हो देख लो। हाँ, कोई भी नाम जो है वो होगा। ठीक है। मल्टी स्टेज कोई मेथड नहीं है एक्चुअल में। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज नॉट अ मेथड। मल्टी स्टेज क्या होता है, जब हम बार बार सैम्पलिंग करते हैं नॉर्मली उसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग मल्टी स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम, अच्छा रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन रैंडम क्या होता है। हम बात किए रैंडम सैम्पलिंग का वैरायटी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नॉन ये तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग बोलते किसको है, व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। जो रैंडमली होता है उसको बोलते हैं, नहीं, रैंडमली को रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है। जब सिलेक्शन का चांसेस इक्वल होता है, जब पॉपुलेशन में से हर इंसान के सिलेक्शन का चांस इक्वल होता है, उसको हम रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे नॉर्मली मैं अभी तुम 25 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूं। अब 25 में मैं क्या किया, सभी का नाम लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया। अब इनमें से मैं क्या करूंगा, 5 लोगों को नाम निकालूंगा। तो हर इंसान के सिलेक्शन का चांस कितना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, 1/25। 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे ना 25 में से, तो 5/25 कितना होगा, 1/5। तो हर इंसान के सिलेक्शन का चांस कितना है, 1/5। चाहे तुम हो, चाहे तुम हो, चाहे तुम हो, कोई भी हो, सभी के सिलेक्शन का चांस कितना है, 1/5। क्या यहां पर कोई बाइसनेस है, क्या यहां पर मेरा कोई जजमेंट काम आ रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहा हूं, या ऐसा कुछ है कि मेरे को जो पसंद है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूं, जो पसंद नहीं है उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर इंसान के सिलेक्शन का चांस इक्वल होता है। ठीक है, चाहे वो मिस्टर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी भी ग्रुप में हो, उनके सिलेक्शन का चांस क्या होगा, इक्वल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, किसी के सिलेक्शन का चांस ज्यादा होता है, किसी के सिलेक्शन का चांस कम होता है। अगर तुम्हारे क्लास टीचर को बोल दिया जाए तुम्हारे क्लास में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो किसको सिलेक्ट करेगा, किसको सिलेक्ट नहीं करेगा। कुछ लोगों के सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा और कुछ लोगों के सिलेक्शन का चांस 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान उसको पसंद नहीं है। और किसी का सिलेक्शन का चांस 99% में पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसे पसंद है। समझ रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर इंसान के सिलेक्शन का चांस अलग अलग होता है। कुछ लोगों के सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के सिलेक्शन का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो यहां पर 3 मेथड होता है। पहला मेथड जजमेंट सैम्पलिंग, जो इंसान सिलेक्ट कर रहा है वो अपने जजमेंट से सिलेक्ट करेगा। मतलब अगर मुझे भी बोला जाए तुम में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, मैं अपने जजमेंट से सिलेक्ट कर रहा हूं। तो हो सकता है मैं किसी जो मुझे पसंद है मैं उसे सिलेक्ट कर लूं, जो पसंद नहीं है उसे सिलेक्ट ना करूं। ठीक है। तो जो पसंद है उनके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, जो पसंद नहीं है उनके सिलेक्शन का चांस कम हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो। तो पहला हो गया जजमेंट सैम्पलिंग, जहां पर अब मैं कोई मेथड इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने मर्जी से किसी को सिलेक्ट कर रहा हूं, किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड अलग अलग होता है, सभी का चांस इक्वल नहीं होता है। ठीक है। तो पहला मेथड है उसमें जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा, कोटा सैम्पलिंग भी एक प्रकार का जजमेंट सैम्पलिंग ही होता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मान लो तुम में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तुमको डिवाइड कर दूंगा अलग अलग ग्रुप में और किसी एक ग्रुप को अपने मर्जी से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। मतलब यहां पर भी क्या लग रहा है, मेरा मर्जी ही काम आ रहा है। ठीक है। जब मैं अपने मर्जी से सिलेक्ट कर रहा हूं तब उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग को करने का 3 तरीका है। पहला तो हो गया तुम्हारा जजमेंट सैम्पलिंग, जब मैं डायरेक्टली जजमेंट लगाकर सिलेक्शन कर रहा हूं। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, हम
अलग अलग ग्रुप्स में पहले डिवाइड करते हैं, जैसे हम उसमें करते थे स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में। लेकिन स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में जब ग्रुप में डिवाइड करते थे, कौन सा ग्रुप सिलेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा वो मेरे मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होता था। वो कैसे सिलेक्ट होता था, उनका नाम एक बॉक्स में डाला जाता था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, सबका नाम लिखकर ग्रुप में पेपर डाला गया, उनमें से जिसका नाम आएगा उसको सिलेक्ट किया गया। मेरा मर्जी वहां काम नहीं आता था। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में मेरा मर्जी काम आ रहा है, किसको सिलेक्ट करूंगा किसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, कौन से ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा कौन से ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है। और आखिरी है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मुझे जो मेरे कन्वीनियंस है, मुझे स्कूल के प्रिंसिपल बोले जा दो लोगों को चूज करके लेकर आ। मैं प्रिंसिपल रूम से निकला, बहुत आलस आ रहा था मुझे। मैं क्या किया, पहला क्लासरूम जो दिखा वहां घुस गया। फर्स्ट बेंच में जो 2 लोग बैठे थे मैं उनको बोला चलो, और उठाकर ले आया। मैं बोला पूरा स्कूल घूम घूम कर बहुत मेहनत से इन दोनों को लेकर आया हूं। ये है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी को भी सिलेक्ट कर लेता। ठीक है। उसको जो कन्वीनियंस होगा, मुझे बोला गया कि ओडिशा का तुम्हें सर्वे करना है और एवरेज हाइट निकालना है, 20 साल के बच्चों का एवरेज हाइट क्या होता है। ठीक है। 10 लोगों मतलब 50 लोगों को सिलेक्ट करना है और एवरेज हाइट निकालना है पूरे ओडिशा में। मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए था, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर 2-2, 3-3 लोगों का हाइट मेजर करना था। लेकिन मैं क्या किया, कौन इतना मेहनत करे, कौन इतना खर्च करे। मैं क्या किया, काली मंदिर चौक में खड़ा हो गया, आता जाता जो जा रहा था उसका हाइट पकड़ के 50 लोगों का हाइट लिख लिया। समझ गए बात। ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जब मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी को सिलेक्ट कर रहा हूं और बाकी लोगों को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है। यहां पर भी क्या काम आ रहा है, मेरा जजमेंट काम आ रहा है। तो बेसिकली नॉन रैंडम सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर अपने मर्जी से सिलेक्शन करता है, यहां पर कोई मेथड नहीं लगाता वो, यहां पर वो अपने मर्जी से सिलेक्ट करता है। जिसको मन करेगा उसको सिलेक्ट करेगा, जिसको मन नहीं करेगा उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जब मेरा मर्जी चल रहा है तो सभी के सिलेक्शन का चांस इक्वल नहीं होगा। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में मेरा यहां पर मर्जी नहीं चल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, तुम लोगों का किस्मत चल रहा है। नाम लिखकर डाला गया है, ग्रुप बनाकर ग्रुप का नाम डाला गया है बॉक्स में, जिसका नाम आएगा वो सिलेक्ट होगा। तो यहां पर मेरा मर्जी काम नहीं आएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी काम आएगा। हर एक इंसान के सिलेक्शन का चांस क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है बात। ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़े हम, फटाफट से बताओ 2 मिनट में। सेंसस सैम्पलिंग पढ़े। ठीक है। सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है। सेंसस मतलब 100% चेकिंग, सैम्पलिंग मतलब कुछ चीजों को सिलेक्ट करेंगे। ये जो कुल किसी लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन करने का बहुत सारा मेथड्स होता है, जो कि हम आज के क्लास में पढ़े, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम में 2 वैरायटी होता है, सिंपल, रेस्ट्रिक्टेड। सिंपल में क्या करेंगे, लॉटरी सिस्टम, सभी का नाम लिखकर एक बॉक्स में डाल देंगे, जिसका नाम आएगा वो सिलेक्ट होगा, जिसका नहीं आएगा वो नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड में मेथड सेम रहता है लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। 4 प्रकार से रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगाते हैं। पहला स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। ठीक है। और नॉन रैंडम में क्या करते हैं, कन्वीनियंस। बेसिकली तीनों मेथड में क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है जो सिलेक्शन कर रहा है वो अपने मर्जी से सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर सभी के सिलेक्शन का चांसेस इक्वल नहीं होता। क्लियर है। चलो आज के लिए बहुत हो गया, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।